गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर की शुरुआत, जो है आपका फ्रिक्शन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली ऐसी इस तरह का प्रोसेस है जिसमें फोर्स का अपोजिशन होता है, यानी कि फोर्स को अपोज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जैसे कि जब ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं तो ड्राइवर जो है वो अपनी ट्रक या कार की स्पीड जो है वो कम कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आप बाइसिकल अगर चला रहे हैं, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी बाइसिकल की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, एट लास्ट रुक जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने कभी सोचा है कि जो व्हीकल्स हैं जब हम उन पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्यों वो रुक जाते हैं? सोचा है कभी? नहीं सोचा ना? चलो ये भी सोच के देख लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो सिर्फ व्हीकल्स की बात नहीं हो रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो दूसरी सरफेस पर मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, पहले तो उसकी स्पीड कम होगी, फिर वो जा करके रुक जाएगा। जैसे कि अगर आप देख ले, मूविंग बॉल को आप ग्राउंड पे डाल दो या ग्राउंड पे फेंक दो तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम होते ही वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, वाई डू वी स्लीप वैन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। और उसके साथ साथ क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बनाना पील पर पैर रखते हैं तो हमारा पैर क्यों फिसलता है? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर। और क्यों मुश्किल होता है डिफ़िकल्ट टू वॉक करना स्मूथ सरफेस पर और गीले फ्लोर पर? ठीक है, आपने देख सुना होगा ना कई बार, यहाँ पर अभी पोछा लगाया है, यहाँ पर मत घूमो गिर जाओगे, फ्रेश गीला है गिर जाओगे, सुना है ना आपने? तो क्यों होता है ऐसा? यही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपकी फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो, बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है। ठीक है, ये एक्टिविटी मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, आपको बुक ले लेनी है और उस बुक को क्या करना है, आपको पुश करना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, आप बार बार इस तरह से पुश कीजिए तो आप क्या देखेंगे कि वो एट लास्ट जा करके क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। आप पुश तो उसको करें, आपने फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। ठीक है, तो इसी अपोजिशन को, जो चीज़ उसके जो बुक के मोशन को जो रोक रही है, उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो टेबल पर हमने बुक रखी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो दूसरी सरफेस है ये क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस एक्टिविटी को अभी मैं करके बताती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने ये कॉपी ली है। ठीक है, और ये क्या है, ये है टेबल। तो जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो कुछ टाइम बाद क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो यही क्या हो रहा है, यही है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टेबल है ये क्या कर रही है, अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है इस बुक पर और इसको स्टॉप कर दे रही है। ठीक है, मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसकी डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो उसके अपोजिट साइड लगता है इस साइड पर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बुक या कॉपी जो मैं इस पर स्लाइड कर रही हूँ ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो यही थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से लगता है। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपने इस एक्टिविटी को यहाँ पर देखा, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, बुक की सरफेस पर रखकर उस बुक को क्या कर दे रही है, स्टॉप कर दे रही है। ठीक है, चलिए, यू सो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट की तरफ अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट ऑन द लेफ्ट। अगर आप राइट पर फोर्स जो है अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन जो लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट में लगेगा। ओके, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन, इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजिस द मोशन ऑफ द बुक। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फोर्स है वो अपोज कर रहा है मोशन ऑफ बुक का, और इस अपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ऑलवेज, हमेशा क्या करती है, अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। ओके,
इन दी अबो एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर आपने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में लग रहा है, बुक के अंदर और टेबल के ऊपर, ठीक है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल सरफेसेस, क्या इस फ्रिक्शन जो होता है सेम रहता है हर एक सरफेसेस के लिए, ज़्यादा या कम भी होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्मूथनेस पर, इस एक्टिविटी को भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम जो है आपकी एक्टिविटी फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन जो है ये वाली मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक एक्टिविटी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कि हमने कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई की है, ठीक है। हम कितनी फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये देखो ये स्प्रिंग बैलेंस, तो इस तरह का आपको एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है। फिर एक धागे से क्या करना है, एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर लेना है, एक ब्रिक को बांध लेना है, ठीक है, और फिर उसको मूव कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फोर्स का पता चल जाएगा इस स्प्रिंग बैलेंस में। जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इन वैल्यूज़ में जितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो आपको इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप उसको खींचना शुरू करना है, उसको मूव कराना शुरू करना है। तो आप क्या देखेंगे, आपका जो मान लो कोई भी फोर्स आया, मान लेते हैं 70 न्यूटन आपने फोर्स लगाया है एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, रैप कर लेना है इस ईंट को, इस ब्रिक को एक पॉलीथीन के अंदर। तो जैसे ही आप इस पॉलीथीन के अंदर इस ब्रिक को रैप कर लेंगे और फिर उसको खींचना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि आपने देखा होगा जो पॉलीथीन होती है वो क्या होती है, थोड़ी चिकनी चिकनी सी होती है, उसकी सरफेस जो है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो कम अप्लाई होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। जो आप पहले ईंट को खींच रहे थे, पहले अगर आपने 70 न्यूटन फोर्स लगाया है तो अब इससे कम होगा, वो 60 न्यूटन भी हो सकता है, 65 न्यूटन भी हो सकता है, 50 न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन 70 न्यूटन से कम लगेगा, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया है, उस ईंट को इस पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया है। और पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन स्मूथ होती है, चिकनी चिकनी सी होती है, तो उसको खींचना, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको खींचना जो है वो ईजी रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप सिंपल ईंट को खींच रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर। एक्टिविटी नंबर 3 मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। बेसिकली इसको आपको कैसे करना है, एक बुक ले लेनी है या कोई भी फ्लोर या टेबल पे आपको क्या कर लेना है, किसी भी ब्रिक को या वुडन बोर्ड को या बुक को रख लेना है इंक्लाइंड उस वे में। अभी मैं रख के दिखाऊंगी, इस तरह से रखना आपको तिरछा सा, ठीक है। ये आपका वैसे ही कुछ चीज़ है, इसके ऊपर आपको इस तरह से तिरछा सा रखना है, फिर इस पर रोलिंग करानी है, ओके। फिर आपको एक सेल लेना है, सेल तो मेरे पास नहीं है, मैं एक ऑब्जेक्ट लेके दिखाऊंगी सेल की तरह ही उसको आप मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें देखिएगा आप कि किस तरह से जो है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है डिफरेंट सरफेसेस पर, ओके। तो जैसे यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया, यहाँ पे इन्होंने वुडन का वो बॉक्स लिया है, वो मार्क कर लिया एक जगह पर, यहीं से क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को यहीं से उस सेल को क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा भाई वुडन की पे कहाँ पर, जहाँ पर जा कर के रुकी, लेकिन जब उन्होंने रफ सरफेस ली तो वो बीच में ही जा कर के रुक गई। तो आपने यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर नोटिस ये चीज़ करी है कि जो सरफेसेस जो होती हैं उनके ऊपर भी जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि वो कितना स्लो होगा कितना फास्ट होगा। चलिए पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपका बोला गया कि आपको एक बुक को इस तरह से रख लेना है, एक सेल लेना है, ठीक है। सेल तो बच्चा अभी मेरे पास है नहीं, तो सेल की जगह मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ऑब्जेक्ट इस तरह का, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो स्मूथ सरफेस में यहाँ पर रखूँगी, एक मैं रखूँगी रफ सरफेस। आपको दो चीज़ों से मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाऊंगी। रफ सरफेस के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का पायदान, इसकी सरफेस जो है बहुत ज़्यादा रफ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपका सेल है इसको हम सेल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो सेल को आपको क्या करना है, इस तरह से स्लाइड करना है बुक के ऊपर से। तो आप क्या देख रहे हैं,
वो जा कर के कहीं और चला गया, वो यहाँ पर इस टेबल पर बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि ये सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है। अब चलिए देखते हैं रफ सरफेस पर क्या होता है। ये रही रफ सरफेस, ठीक है। तो सेकंड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस रफ सरफेस का। इस रफ सरफेस पर देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या वो इस सरफेस पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, ठीक है। क्योंकि स्मूथ सरफेस पे तो वो भागा चला गया है। अब सेकंड पे देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुकता है नहीं रुकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्लाइड कर रही हूँ और सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर जाकर रुक गया है, यहाँ पर आकर के रुक गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सरफेस है, ये रफ सरफेस होने के कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई कर रही है, इसके अपोजिट फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो लिया है कपड़ा, ठीक है। ये चादर है, प्लेन चादर है। तो चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर इस पे कहाँ पर जा कर के ये रुकता है, ठीक है। चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई है, ये भी स्मूथ सरफेस नहीं है, थोड़ी रफ है। तो ये भी क्या शो कर रही है कि ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम ही डिस्टेंस पर दोनों चीज़ें जा कर के रुकी थी, लेकिन कपड़े पे थोड़ी जल्दी रुक गई है और जो दूसरा जो पायदान था उस पर यहाँ पर जा कर के रुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा ओवरऑल, तो आपने क्या देखा कि जो स्मूथ सरफेस होती है, इस तरह की स्मूथ सरफेस होती है, उस पर ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रफ सरफेसेस लेते हैं, जैसे कि हमने कपड़ा लिया था और वो पायदान लिया था, तो उसमें रफ सरफेसेस में हमने क्या देखा कि उसने जो है डिस्टेंस बहुत कम कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो आपकी रफ सरफेसेस होती हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़्यादा अप्लाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 3। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो आपने जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी करके दिखाई, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए। 2 तो रफ सरफेसेस थी और एक जो था बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस। टेबल जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू कपड़ा और जो पायदान मैंने लिया है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी, अगर हम कंक्लूज़न निकालें, स्मूथ सरफेस पर जो है वो जो सेल है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, वो मूव करे जा रहा है और कहीं जाकर के बाद में वो रुका है जब मेरी जो सरफेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, ठीक है। मेरी टेबल जब ख़त्म हो गई, वो जब नीचे गिर गया, जब जा करके वो रुका है, ओके। लेकिन जब मैंने क्लॉथ पर और पायदान के ऊपर, ठीक है, पायदान और क्लॉथ के ऊपर यानी कि रफ सरफेस के ऊपर जब उस सेल को मूव कराया, तो बीच में कहीं जा कर के रुक गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्मूथ सरफेसेस होती हैं उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है और जो आपकी रफ सरफेसेस होती हैं उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो उनको उन ऑब्जेक्ट्स को रोक देती है। तो इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किसके अंदर डिस्टेंस कवर हुआ, मिनिमम। तो आपने देखा जिन पे रफ सरफेसेस थी उनके अंदर ही आपका डिस्टेंस जो है मिनिमम कवर्ड आपको दिखाई दिया, लेकिन स्मूथ सरफेस में डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो फ्रिक्शन जो होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रिक्शन होने का कारण जो होता है वो इरेगुलरिटीज होती हैं 2 सरफेसेस की जो कि कॉन्टैक्ट में आई हैं, ठीक है। यानी कि अगर 2 सरफेसेस जो हैं वो इरेगुलर हैं तो उनके ऊपर जो अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई होगा। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minimum irregularities on them, ठीक है। और जो आपकी स्मूथ सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर भी लार्ज नंबर में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं और लास्ट में जा कर के वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है आपका रुक जाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है भाई स्मूथ सरफेस पे नहीं रुकेगा, रुकेगा लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगा, ओके। इरेगुलरिटीज़ ऑन द 2 सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं 2 सरफेसेस की वो एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं और जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई की है तो जो लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, इसकी स्पीड
स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इसको मूव, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। और अगर हमें फिर वहाँ से उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए। सो ऑन रफ सरफेसेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। तो आप रफ सरफेसेस पर देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज वहाँ पर होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर इफ सरफेस इज रफ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, जहाँ पर आपकी इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि रफ सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी से स्टॉप हो जाता है, बहुत जल्दी से रेस्ट पर आ जाता है, ठीक है। और स्मूथ सरफेसेस पर आपका कम लगता है। So we see that friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भाई हम जानते हैं कि irregularities पर force of friction के कारण क्या यहाँ पर हमने देखा कि दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है irregularities के कारण, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सरफेसेस को प्रेस करना पड़ेगा बहुत हार्डर, ठीक है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन इज पर्सन सिटिंग ऑन इट। तो आपको क्या करना है, एक मैट ले लेना है, ठीक है। मैट ले लेना है और मैट पर पर्सन, पहले तो उसको मैट को ऐसे ही खींचना है, ठीक है। जब उस पर कोई नहीं बैठा हुआ है उसको ऐसे ही खींचना, मैट ले लेना, उसको खींच के देखना, आप बहुत इजीली खींच लोगे। लेकिन जैसे ही आप उस पर किसी भी पर्सन को बिठा दोगे उस मैट पे, और जब आप उसको खींचोगे तो वो उसको खींचना बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहीं पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और उसको मूव करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही केस है, जब आप मैट के ऊपर किसी पर्सन को बिठा दोगे, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे आप उसको खींच पाओगे। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो उसको मूव करने के लिए मना कर रही है, ठीक है। जो आप मूवमेंट करवाना चाहते हो उसको वो रोक रही है। तो अगर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस कर देना पड़ेगा उसकी सरफेसेस को, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कल शुरू करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।